हमने चर्चा की थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों को लेकर के। तो जो मैंने 6 मूल कंसेप्ट बताए थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, उन सारे मूल कंसेप्ट में से कौन सा कंसेप्ट सही है, इसको जानने के लिए एक संस्था बनाई गई, सर्न। यूरोपीय संस्था ने मिलकर के बनाया था, यूरोपियन यूनियन ने मिलकर के इसको तैयार किया था। बाद में पूरे विश्व का इसमें सहयोग होने लगा था। एक्चुअली सेंटर फॉर यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च का नाम दिया गया था उसको, जो कि जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ज़मीन की सतह से 100 फीट नीचे एक 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई, जिसमें एक महामशीन लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर नाम से एक प्रोजेक्ट चालू किया गया। वो लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर जो था, उसमें प्रोटॉन बीम का आपस में टकराव करवाया गया। तो जो महामशीन बनाई गई थी वो इस तरह से 27 किलोमीटर लंबी बनाई गई थी। प्रोटॉन बीम्स आपस में टकराई गई। प्रोटॉन बीम्स को टकरा करके अध्ययन किया गया और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि लगभग 13.8 अरब साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। जब उस घटना के बारे में जानकारी लेने के ये प्रयोग चल ही रहा था, उसी प्रयोग के दौरान एक नया पार्टिकल निकला। वो पार्टिकल हिग्स बोसान बोला गया। एक्चुअली ये हिग्स बोसान जो है, इसी को गॉड पार्टिकल, अनदर डायमेंशन, ये सब नामों से जाना जाता है। द डार्क एनर्जी, इसी को बोले जाते हैं। एक्चुअली बोसान जो नाम आया था, तो हमारे डॉक्टर बोस और आइंस्टाइन, इन दोनों ने मिल करके एक स्टैटिस्टिक्स दी थी। उस स्टैटिस्टिक्स में ये था कि जो इस नियमों को मानेगा वही एक बोसॉन होगा। तो उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स, जो लक्षण बताए थे एक पार्टिकल के, उन लक्षण को मानने वाले जितने भी पार्टिकल थे उन सबको ये माना गया। लेकिन सिर्फ बोसॉन ही एक ऐसा पार्टिकल निकला जो उस लक्षण को कंप्लीटली मानता था। एक्चुअली उनका जो बेसिक लक्षण था, सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण था, वो ये था कि साइज इज इक्वल टू 0, वेट इनफाइनाइट तक हो सकता है। क्योंकि जब साइज 0 होगा तो इसके जितने ज़्यादा पार्टिकल करते जाएंगे, चाहे मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर देंगे, तो भी ये लास्ट में साइज इक्वल टू 0 ही होगा। लेकिन जब इसका अगर मान लीजिए वेट 1 यूनिट भी है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट से तो इनफाइनाइट टाइम्स हो जाता है। तो इस तरह से ये माना गया कि इसमें जो ये पार्टिकल होगा, इसमें सिर्फ वेट होगा, इसका साइज कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह का एक पार्टिकल बनाया गया। अब उसके बाद अपन आते हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो बेसिक अध्ययन कर चुके थे अपन, लेकिन आखिरी जो बचता था कि आखिर ब्रह्मांड के ये सारे कंसेप्ट में से कौन सा सही है, उसको क्लियर करना था। उसी के लिए ये रिसर्च अभी भी जारी है। 2014 में इसको बंद कर दिया गया था, 14 फरवरी के दिन। बाद में इसको 2015 में फिर से चालू कर दिया गया सर्न। अपन ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जान चुके थे। अब हमारी आकाशगंगा के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो जनरली अपन जो फैंस होते हैं, तो उसमें 3 पंखियां होती हैं। तो जो सीलिंग फैन है, ठीक वैसी ही आकाशगंगा होती है। एक्चुअली इस तरह से कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं होती कहाँ पे बाउंड्री होती है। ऐसे समझ लिया जाए कि ये तारे होते हैं जो बहुत ही सघन होते हैं। तो उनकी सघनता के आधार पे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आकाशगंगा है। ये एक रॉ डायग्राम हमने बना लिया। इसमें कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं है। यहाँ पे तारे लगभग 0 हैं, यहाँ पे मैक्सिमम होंगे। तो ये जो हिस्सा होता है, इसको केंद्रीय बल्ज बोला जाता है। केंद्रीय बल्ज बोलते।
और ये घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। सबसे ज़्यादा इस पे होता है तारों का घनत्व केंद्रीय वलय में, दूसरे नंबर पे ये आता है, और तीसरा हिस्सा ये होता है जो खाली हिस्सा होता है पंखियों के अलावा। तो जो पंखियों का हिस्सा होता है उसमें लगभग ना के बराबर तारे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें तारे नहीं होंगे, एक दो तारे कहीं भी हो सकते हैं। तो जब अपन इसके बारे में डिटेल में अगर देखते हैं कि एक्चुअली में किस तरह की आकाशगंगा हो गए, तो उसके 3 ही पंख, लेकिन वो आकाशगंगा ऐसे होती है। ऐसी आकाशगंगाएं होती हैं। ये तारे इस तरह से बहुत सारे फैले रहते हैं, एक बहुत ही लंबी भुजाएं होती हैं। अब ये आकाशगंगाएं जो होती हैं, तो इनके बारे में बोला जाता है कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। अपन ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, अभी तो मल्टीवर्स बाकी था। जब 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा का माना जाता है कि एवरेज रूप से लगभग 100 अरब तारे हैं। तो जब 100 अरब तारे हैं तो मतलब वो जो तारों के बारे में बात कर रहे हैं वो तारा मतलब सूर्य, मतलब लगभग 100 अरब सौरमंडल हैं एक आकाशगंगा में, और इस तरह की लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में हैं जो कि घूम रही हैं। अब जो ये सीरियल है पूरा कि एक सौरमंडल में सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ग्रह जो है तो ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य जो है तो आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य जो आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा, लगभग 20 करोड़ सालों में आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है, लेकिन अपना खुद का चक्कर सूर्य 27 दिनों में पूरा कर देता है। इसी के आधार पे हिंदी नक्षत्र दिवस बने। तो इसी के आधार पे हिंदी नक्षत्र जो बनाए गए वो 27 इसीलिए नक्षत्र होते हैं। तो ये आकाशगंगाओं की जो कहानी थी ये यहीं पे ख़त्म नहीं होती कि एक ही तरह की आकाशगंगा नहीं होती। इनके साइज बड़े या छोटे होने पे भी डिपेंड करता है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से कितनी दूर है। तो अगर इसी में आते हैं तो एक जो बड़े आकार की आकाशगंगाओं में से एक है लाइमन अल्फा ब्लाब्स। ये लगभग बड़े आकार की आकाशगंगाओं में से एक है। इसका आकार ऐसे हो जाता है, तो एक अमीबा की तरह। इसका जो डायमीटर होता है लगभग 20 करोड़ लाइट ईयर। इतनी बड़ी आकाशगंगाएं, अब आप ठीक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लो कि आप एक छोटे से बॉक्स में जब बड़ी बड़ी गेंदें रखेंगे तो वो कम आएंगी। तो अगर 4 बॉल रखनी है तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कम होगा। अगर छोटी बॉल रखनी है 4 तो उनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो इसलिए जब बड़े आकार की आकाशगंगाएं होती हैं उनके बीच का डिफरेंस जो होता है कि एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा के बीच का डिफरेंस जो होगा एक सामान्य आकार की आकाशगंगाओं की अपेक्षा 1/4 डिफरेंस होता है। तो ये आकाशगंगाओं की आपस की दूरी की व्यवस्था थी। अब छोटे आकार की आकाशगंगाओं में अगर देखें तो जो आकाशगंगाओं का एक्चुअली में जो समूह होता है जिसे हम सुपर क्लस्टर्स बोलते हैं। सुपर क्लस्टर में एक ताज़ा वो भारत के जो अनुसंधान वैज्ञानिक है इस बारे में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, उन्होंने एक रिसर्च किया था। तो पता चला कि एक सुपर क्लस्टर है, सरस्वती नाम दिया गया था, जो कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े सुपर क्लस्टर्स में आता है। और इसको उसी दिशा में देखा गया जहाँ पे पहले पीरीज नक्षत्र देखा गया था। पीरीज नक्षत्र भी एक सुपर क्लस्टर है, उसी डायरेक्शन में दूसरा सुपर क्लस्टर ढूंढ लिया गया। और वो जो दूसरा सुपर क्लस्टर है ये जो सबसे बड़े सुपर क्लस्टर्स में आता है, इसका नाम दिया गया सरस्वती। अब रोरिक गैलेक्सी जो थी, इस तरह से एक गैलेक्सी ढूंढी गई रोरिक गैलेक्सी,
जो इसका साइज है हमारी मंदाकिनी से 1/4 है। मंदाकिनी से 1/4 साइज है इसका, जबकि मंदाकिनी का हमारे जो डायामीटर है 1,00,000 लाइट ईयर। हाँ, लगभग इतना मंदाकिनी का डायमीटर बताया गया है। जहाँ भी लिखा गया इसके बारे में तो 1,00,000 लाइट ईयर बताया गया था। कई अलग अलग किताबों में इसकी 1,00,000 लाइट ईयर दी गई थी, लेकिन इसका साइज अगर 1,00,000 लाइट ईयर मान लिया जाए, जो कि जितनी भी किताबों में लिखा गया था, यहाँ तक NCERT में भी 1,00,000 लाइट ईयर के बारे में इसका बताया गया साइज, जो कि गलत है। कारण ये है कि अगर हम इसको 1,00,000 लाइट ईयर माना कि मान लेते हैं, तो जो सूर्य है, सूर्य का इन्फ्लुएंस कहाँ तक जाता है, तो ये सूर्य से लगभग 50,000 लाइट ईयर तक तो चला जाता है। लेकिन ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो गई, उसका भी इतना हो जाता है। तो दोनों के बीच का जो 1,00,000 लाइट ईयर है, वो बीच का इंटरस्टेलर कहलाता है। तो इस हिसाब से उसका 1 करोड़ लाइट ईयर होना चाहिए था। मिसप्रिंट है जगह जगह, इसलिए 1 करोड़ लाइट ईयर मान के चली। तो जो अपनी गैलेक्सी है उससे 1/4 इसका डायमीटर है, रोरी गैलेक्सी का। लेकिन तारों की संख्या हमारी आकाशगंगा से जस्ट डबल है, मतलब डेंसिटी 8 टाइम्स हो गई, 8 गुना ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे सूर्य हैं। अब इसमें एक ओरायन नेबुला होता है। ओरायन नेबुला सबसे ज़्यादा चमकने वालों में से है। प्लेनेमस हमारी आकाशगंगा के बाहर या सौरमंडल के बाहर जो भी कहीं भी जुड़वा तारे होते हैं, उनको प्लेनेमस, एक जैसे दिखने वाले, मतलब वो जुड़वा तारे जिनकी मैं बात किया था वो ट्विंस में होते थे। वो ट्विन वैसा था कि एक जोड़ा होता था जो आपस में चक्कर लगाता था सेंटर ऑफ मास की। यहाँ पे जो जुड़वा तारे की बात की गई है, तो वो उन जुड़वा तारों की बात की जाती है जो साइज और वेट में लगभग एक जैसी हैं और आसपास है। तो साइज और वेट में एक जैसे दिखने वाले और आसपास रहने वाले तारों का जो समूह होता है, उनको प्लेनेमस बोला जाता है। फिर उसके बाद एक होता है साइरस या डॉग स्टार, इसी को बोलते हैं। तो साइरस या डॉग स्टार जो होता है, हमारे आकाशगंगा में जब हम अक्सर रात में जब देखते हैं, तो रात में जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा होता है वही है साइरस या डॉग स्टार, जो कि हमसे लगभग 9 लाइट ईयर दूर है। ये हुआ। फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी, लगभग 3.4 लाइट ईयर। इस तरह से ये हमारे आसपास के तारे हो गए। बेसिक हैं, फैक्ट हैं, छोटे छोटे, कहीं से भी किताबों से देखे जा सकते हैं। कंसेप्ट जो थे उसके बारे में बताया जा चुका है, लेकिन तारों के जन्म और मृत्यु के बारे में भी चर्चा नहीं की गई थी। ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में अपन पूरी बात कर चुके हैं। आकाशगंगा के निर्माण की पूरी जानकारी दे चुके हैं। अब उसके बाद तारे किस तरह से बनते हैं उस बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए। तो हुआ ये कि जो गैसों का बादल था, उस गैसों के बादल में ये लगभग ठंडा था, एनर्जी नहीं थी या कम थी,
तो इस बादल में लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो था या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो था वो था, तो मॉलिक्यूल्स में आपस में आकर्षण होने लगा। जब मॉलिक्यूल्स में आपस में आकर्षण होने लगा तो वो पिंड धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। तो यहाँ PV = RT अपन जो पढ़े थे, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ता गया, V जो था ये घटता गया, R कांस्टेंट था, टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि V उस आकार में नहीं बढ़ रहा है, उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। जब ये सिकुड़ता गया, सिकुड़ते सिकुड़ते अत्यंत संगठित हो गया, तब ये क्या हुआ कि एक डिस्क के आकार में हुआ और ये घूमना चालू कर दिया। जब ये घूमना चालू कर दिया तो घूमने से रोटेशनल एनर्जी रिलीज हुई, जो रोटेशनल एनर्जी बनी उसकी वजह से केंद्र में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो थे वो हीलियम में बदलने लगे। धीरे धीरे ये बदलते बदलते जब इसकी एनर्जी लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड दो हाइड्रोजन के आपस में मिलने पर रिलीज होती है, ये एनर्जी धीरे धीरे बाहर की तरफ गति करना चालू की। जब बाहर की तरफ गति करना चालू की तो यही प्रक्रिया अब बाहर भी सनलाइन के लिए एनर्जी जब मिलने लगी तो यही प्रक्रिया बाहर भी चालू हो गई। तो ऊपरी हिस्सा जो था वो चमकने लगा तारे का। जैसे ही ऊपरी हिस्सा चमकने लगा उस परिस्थिति में इसको हमने तारा बोला, क्योंकि तारे में अपनी खुद की एनर्जी होती है, खुद का प्रकाश होता है, तो ये जब तारा बना। अब ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। जब ये प्रक्रिया चलते चलते अरबों वर्ष तक चल गई, अरबों वर्ष तक चलने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो जो हीलियम बना था वो हीलियम लोहा एवं अन्य भारी तत्वों में बदलने लगा। लोहा और अन्य भारी तत्वों में जब बदलने लगा, हाइड्रोजन के खत्म हो जाने की वजह से इसमें विस्तार चालू हो गया, ये फैलना चालू कर दिया। जब फैलना चालू कर दिया तो धीरे धीरे फैलते फैलते इसमें जब हीलियम जो लोहे में बदलने लगा तो इतना ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी रिलीज हुई कि इसमें विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ तो उसको सुपरनोवा बोला गया। अब ये सुपरनोवा विस्फोट जिस टाइम पे होता है, ठीक उसके पहले की कहानी कि सुपरनोवा विस्फोट होने से पहले अगर तारे का द्रव्यमान 1.4 ms है, इसको चंद्रा लिमिट बोलते हैं। मतलब चंद्रशेखर सीमा, भारत के एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उन्होंने ये लिमिट बताई थी अगर इससे कम द्रव्यमान का होगा तो वो तारा सुपरनोवा विस्फोट न हो करके वो तारा लाल दानव चरण, फिर उसके बाद श्वेत बावन, श्वेत बावन के बाद काला बावन, इसके बाद फोसिल स्टार, इनमें बदल जाएगा। जब इसका द्रव्यमान इससे कम होता है तो वो लाल दानव चरण में जाएगा। लाल दानव चरण के बाद वो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो श्वेत बावन में बदल जाएगा। लाल दानव चरण में पहले था, उसके जस्ट बाद विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद श्वेत बावन में गया। अगर उससे वजन कम था तो श्वेत बावन में गया, श्वेत बावन से काले बावन में गया और लास्ट में फोसिल स्टार बन के रह जाता है। इसके पास अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, एक राख का ढेर बन के रह जाता है। अगर 1.4 ms से ज़्यादा है तो वो लाल दानव में गया। जाने के बाद अब क्या होता है कि इसका आकार इतना बड़ा हो जाता है कि केंद्र और बाहरी परिधि के बीच जो आकर्षण बल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को चक्कर लगाने पे बैलेंस नहीं कर पाता, और ये इलेक्ट्रॉन घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आकर्षण शक्ति से बाहर चले जाते हैं और इसका बाउंड्री छोड़ के चले जाते हैं। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब छोड़ के बाहर चला गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई।
इलेक्ट्रॉन की संख्या जब कम हो गई तो बचे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हर परिस्थिति में या तो न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा प्रोटॉन से या तो बराबर होगा। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन होने की वजह से उस तारे को न्यूट्रॉन तारा बोला गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर चले गए, वो जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर चले गए तो उसके केंद्र का आकर्षण बल और ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो और ज़्यादा तेज़ी से सिकुड़ने लगा, ये न्यूट्रॉन तारे में बदल गया। वही न्यूट्रॉन तारा पल्सर के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रॉन तारे के बाद भी इसमें से आपस में आकर्षण जारी रहा और ये लगातार संपीड़ित होता गया। ये संपीड़न तब तक जारी रहा जब तक इसमें इनफाइनाइट डेंसिटी का एक पिंड नहीं बन गया। जब वो पिंड बना जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी, वो अनंत घनत्व का पिंड ब्लैक होल के नाम से जाना गया। जॉन व्हीलर ने इस बारे में अच्छे से व्याख्या की थी, इन्होंने ही खोज किया था ब्लैक होल की। तो ब्लैक होल जो अनंत घनत्व का पिंड था, उसके बारे में जैसा बताया जाता है कि जो इनफाइनाइट डेंसिटी का होगा और आकर्षण शक्ति जो होती है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर उसका घनत्व अनंत है तो आकर्षण शक्ति भी अनंत होगी। तो अगर इसके बगल से प्रकाश को गुजारा जा रहा है तो उस समय वो प्रकाश को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। मतलब एक ब्लैक होल से प्रकाश भी दूर नहीं जा सकता, प्रकाश भी उसके आकर्षण शक्ति से बाहर नहीं होता, प्रकाश को भी अपनी तरफ वो आकर्षित कर लेता है। दो या दो से अधिक ब्लैक होल जहां इकट्ठे होते हैं तो उनके समूह को रॉक ब्लैक होल बोला जाता है। इसी तरह का एक पिंड होता है क्वासर। क्वासर एक्चुअली में कोई तारा नहीं होता, लेकिन हाई एनर्जी का एक पिंड होता है जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता रहता है और सूर्य से कई बार सूर्य से भी ज़्यादा चमकीला होता है, लेकिन इसको तारा नहीं माना जाता। वजह ये होती है कि आकार में ये तारों से बहुत छोटा होता है, इसको क्वासर मानते हैं। सन 1609 में ब्रह्मांड पे एक रिसर्च चल रहा था, गैलीलियो ने किया था। उन्होंने हबल टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड में जो रिसर्च चालू किए थे वो लंबे समय तक चले, उनके रिसर्च वगैरह सब देखते रहे और उनका जो ब्रह्मांड के क्षेत्र में या अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो योगदान रहा उसके आधार पे 1609 का जो रिसर्च था उसके आधार पर के उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। उसी के ठीक 400 साल पूरे होने पर 2009 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो इस तरह से ब्रह्मांड के जो रहस्य थे ये धीरे धीरे करके क्लियर होते जा रहे हैं। थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ, इसके बेसिक फैक्ट्स जो बचे हुए हैं उनके बारे में अपन बात कर लेंगे। अब उसके बाद अगर अपन सौरमंडल की बात करते हैं तो सौरमंडल में कुछ चीज़ें हैं। जैसे सौरमंडल में जो टोटल सौर परिवार होता है उसमें सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गए, 172 उपग्रह हो गए, धूम्रकेतु हो गया, उल्काश हो गई, उल्का पिंड हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, इन सबको मिलाकर के सौरमंडल बोला जाता है। तो जो सौरमंडल बना, सौरमंडल में ग्रहों की परिभाषाएं जो बताई गई थी, तो ग्रहों के लिए 3 फार्मूले बताए गए थे कि अगर ये तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो ग्रह कहलाएंगे। 3 में से ये 2 पार्टिकुलर 2 कंडीशंस जो बताई गई थी कि इन 2 कंडीशंस को फॉलो करने वाला बौना ग्रह कहलाया, और लास्ट में एक कंडीशन बताई गई थी कि ये एक कंडीशन है केवल इसी को जो फॉलो करता है वो क्षुद्र ग्रह कहलाए। तो ग्रहों की परिभाषाएं पिछले लेक्चर में क्लियर की जा चुकी हैं। आज फिर से वापस आते हैं सौरमंडल पे। तो जो ग्रह हैं हमारे
तो एक सूर्य हुआ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4 हमारे आंतरिक ग्रह हो गए। इन 4 आंतरिक ग्रहों में अगर देखें तो जो बुध है तो 88 डेज में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, लेकिन अपना चक्कर लगभग 90 दिन में लगाता है। मतलब पृथ्वी का 24 घंटे का जो दिन और रात मिला करके होती है, एक डेट होती है, इस तरह की 90 डेट मिला करके अपना चक्कर 90 दिन में लगाता है। मतलब स्लोली अपना चक्कर घूमता है, और सूर्य का जो चक्कर लगाता है 88 डेज में कंप्लीट कर देता है। शुक्र जो है तो वो 225 दिनों में एक चक्कर लगा देता है। ये 365 दिन। इस तरह से ये जो चक्कर लगाने की क्रमावधि होती है लगातार बढ़ती जाती है, जो जितना दूर है उतना लेट चक्कर लगाएगा। अब क्या होता है, सूर्य की जो व्यवस्थाएं हैं, बुध की जो व्यवस्थाएं हैं, बुध और शुक्र, ये 2 ऐसे होते हैं, इनमें कोई उपग्रह नहीं होती। जो बुध है इसमें तापांतर सबसे ज़्यादा होता है, मतलब डेल्टा टी सबसे ज़्यादा होगा। तो जो डेल्टा टी सबसे ज़्यादा होता है तो वो लगभग 560 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो होता ये है कि दिन में टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, मतलब दिन में आग बरसती है और रात में बर्फ़। तो इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम के बीच काफ़ी डिफरेंस होता है, लगभग 560 डिग्री का। लेकिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसका होता है शुक्र का। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसका होता क्यों है, उस पर जब बात करेंगे तो इसमें 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद मीथेन, उसके बाद हाइड्रोजन, ये गैसें होती हैं। तो ये जो 2 चीज़ें हैं इनका वेट ऑक्सीजन से ऊपर होता है। इनसे जिसका भी वेट ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा वो सब की सब गैसेस टेम्परेचर को सोखती हैं। जब ये टेम्परेचर सोखेंगी तो इस पे आपतित होने वाला सूर्य का प्रकाश जो होगा, उससे जो टेम्परेचर मिला, उस टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट होने के बाद सतह से इन्होंने सोख लिया। ये पूरा का पूरा सोख लेती हैं। तो मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट का परत का काम करती हैं। एक तरफ से तो प्रकाश को आने देंगी लेकिन वापस लौट के जाने नहीं देती। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण जो है, इसकी सतह पे लेड सबसे ज़्यादा है। तो जब लेड बहुत ज़्यादा है, लेड ज़्यादा होने की वजह से उसकी सतह ने टेम्परेचर सोखा। उसके बाद जितना टेम्परेचर सोखा उतना ही यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। तीसरी बात, अपनी सेल्फ रेडियो एनर्जी इससे रिलीज होती रहती है। जो रेडियो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये 3 वजह हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने के काम आती हैं। तो इन तीनों वजहों से शुक्र का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। पृथ्वी के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि पृथ्वी के बारे में बहुत लंबी बात करनी है। सारा का सारा भूगोल अपन पृथ्वी के बारे में ही है, इसलिए इस पृथ्वी का अपन छोड़ देते हैं। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसमें कम से कम 20 से 25 लेक्चर होंगे पृथ्वी के बारे में बात करने के लिए, बहुत है। मंगल के बारे में एक्चुअली यहाँ पे जो शुक्र था वेट और साइज के हिसाब से लगभग पृथ्वी के बराबर है। हल्का सा छोटा होने की वजह से इसको जुड़वा बहन मान लेते हैं, बोला जाता है। मंगल जो है तो ये लाल कलर का ग्रह, इसमें कई क्रेटर्स हैं, पर्वत हैं, निक्स ओलंपिया वगैरह। इसमें 2 उपग्रह हैं, फोबोस डीमोस। ये सूर्य का चक्कर लगभग
687 दिनों में लगा लेता है। सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ इसमें ये माना जाता है कि सूर्य से ज़्यादा दूरी इसकी भी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि इसमें जीवन पाया जाए, जीवन की संभावना हो। लेकिन हमारे सूर्य की आज परिस्थिति ये है, सूर्य जो है तो लगभग 4.5 अरब वर्ष हो चुके हैं इसको बने। 4.5 अरब साल जब हो चुके हैं, इसके बचे कितने हैं? 5.4 बिलियन ईयर, इतने बचे हुए हैं। एक तारे का एवरेज एज जो होती है लगभग 10 अरब वर्ष होती है, इसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तारा जो है सूर्य, तो सूर्य आज कंडीशन में क्या है? येलो ड्वार्फ, या कई जगह पीला दानव बोला जाता है। पीला बावन और पीला दानव दोनों ही इसको बोला जाता है। तो एक्चुअली इसका साइज अब बढ़ना चालू हो गया है, इसके केंद्र की एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब ये लाल दानव पे पहुंचेगा तो इसका साइज इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि पृथ्वी को अपने अंदर ले चुका होगा। लगातार इसका विस्तार जारी है। अब आप ये समझ लें कि हमारे सूर्य का जो टोटल वेट है वो हमारे सौरमंडल के वेट से 98% है, 98.8% है। मतलब 0.2% में हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सारे के सारे बौने ग्रह, सारे के सारे शुद्र ग्रह, सबको मिला करके जो टोटल द्रव्यमान होता है वो सूर्य के द्रव्यमान का केवल 0.2% होता है। तो वो सूर्य जिस समय फैलना शुरू करेगा तो इस सारे ग्रहों को अपने अंदर ले लेगा। लास्ट में जब अकेला सूर्य बचेगा तब तक में इसमें विस्फोट होने की संभावना जो है तो लगभग बहुत कम है, क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान एमएस में अगर काउंट करें तो 1 ms है, मतलब मास ऑफ सन। सूर्य के द्रव्यमान का एक मतलब सूर्य का द्रव्यमान अपने द्रव्यमान पे जब काउंट करेंगे तो 1 ms होगा। अगर इसको 1.4 ms होता या इससे ज़्यादा होता तो अपन बात कर रहे कि न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता, न्यूट्रॉन तारा आगे जा करके ब्लैक होल में बदल जाता। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा? व्हाइट ड्वार्फ में जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ के बाद ब्लैक ड्वार्फ में हो जाएगा, उसके बाद ये फोसिल स्टार बन के रह जाएगा। इसमें कोई विस्फोट नहीं होने वाला, बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या है कि जब ये बढ़ रहा है और इसकी एनर्जी घट रही है, तो आप आज से लगभग 5000 साल पहले का आप सोचो कि आज टेम्परेचर जो है पृथ्वी का, क्या वही टेम्परेचर 1000 साल पहले भी था? तो टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहा होगा, या ये समझ ले कि या तो एनर्जी इसकी ज़्यादा रही होगी। अगर पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखते हैं तो टेम्परेचर शायद लो रहा हो, अगर सूर्य टेक्निकली देखते हैं सूर्य के हिसाब से तो शायद सूर्य की एनर्जी ज़्यादा रही हो। तो सूर्य की एनर्जी जब ज़्यादा रही होगी तब मंगल पे जीवन पाया जाता रहा होगा, उसके बाद एनर्जी उसकी कम हो गई तो पृथ्वी पे जीवन पाया जाता है। लेकिन इतनी कम एनर्जी कभी नहीं होगी कि शुक्र में पाया जाएगा। तो इस तरह से या ये माना जाता है कि अब इसका साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने की वजह से बाद में शायद यही टेम्परेचर यहाँ मैनेज हो जाए तो शायद यहाँ पे जीवन पाया जाए। इस तरह से कई संभावनाएं हैं जिसके बारे में आज रिसर्च चल रही हैं। तो पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर को देखते हुए ये चीज़ें क्लियर हो रही कि पृथ्वी पे जीवन की उपस्थिति मात्र एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। कोई भी एक वस्तु थोड़ी सी इधर से उधर हुई, टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा, या कुछ लाख किलोमीटर हम सूर्य के अंदर की तरफ गए या कुछ लाख किलोमीटर दूर की तरफ गए, कहीं भी जाते हैं मतलब जीवन खत्म। या यूं समझ लें अगर पृथ्वी में उल्का क्या न गिरा होता तो डायनासोर खत्म न हुए होते। तो चूहे से जो बंदर बने, बंदर के बाद इंसान बने। तो हमारी शुरुआत जो चूहे से हुई थी, हालांकि कुछ लोग अभी भी उसी क्वालिटी में हैं, तो हम आज चूहे ही होते या चूहे पे ही हमें ख़त्म कर दिया जाता है, डायनासोर हमें जिंदा न छोड़ते। तो अगर वो उल्का पिंड पृथ्वी पे न गिरता तो आज इंसान न होता। तो इसलिए इंसान महज एक
इत्तेफाक है पृथ्वी पे। बहुत सारी संभावनाएं थी कि ये खत्म हो जाए, कई उल्काएं इधर उधर हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी का जो केंद्र है, केंद्र पे जो लिक्विड है, पृथ्वी के केंद्र में एक गाढ़ा द्रव वो घूम रहा तेजी से। जब घूम रहा है उससे एक एनर्जी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इसमें नॉर्थ और साउथ पोल बना रही है। ये भी हो सकता था कि ये कोई इस तरह की व्यवस्था ना हो कि केंद्र में ऐसा ना हो कि अगर एनएस पोल ना बनते तो जो दिन भर में लाखों उल्काएं पृथ्वी की तरफ आ रही हैं तो वो सब के सब पृथ्वी से आके टकराते, तो पृथ्वी बहुत पहले खत्म हो चुकी होती। लेकिन एनएस और एस पोल बनने की, मैग्नेटिक बनने की वजह से ये सब के सब डाइवर्ट होकर के अगल बगल से निकल जाती। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में संभावनाएं हैं, हो सकती थी। तो पृथ्वी में जीवन है आज, बस यही काफ़ी है। इसके बारे में वैज्ञानिक लोग लगातार रिसर्च कर रहे हैं। जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, तो ये चारों बड़े ग्रह बोले जाते हैं क्योंकि इनका घनत्व कम था, आकार में ज़्यादा थे। ये लगातार बड़े से छोटे होते गए। तो इधर शुक्र और उधर अरुण मतलब यूरेनस, ये दो ऐसे थे जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, अपनी परिक्रमा करते हैं। बाकी सारे के सारे ग्रह जो हैं वो सब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है जब, तो मंगल अपने अक्ष पे 30 डिग्री झुका हुआ है। ये सब चीजें इसमें हैं। अरुण 95, यूरेनस 95 डिग्री झुका हुआ है। मतलब 95 डिग्री झुके होने का मतलब 90 डिग्री में तो समतल आ जाता, 95 डिग्री में ऐसा होता, मतलब सर इधर पैर इधर। एक आदमी इतना आराम पसंद है कि जहाँ पे लेटा है तो पैर के नीचे उसके तकिया रहता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि पूरे सौरमंडल में सबसे आलसी ग्रह है। कारण सिर्फ इतना नहीं है, वो 95 डिग्री झुका हुआ है, लगातार लेटा हुआ है, इतना धीमी गति से सूर्य का चक्कर लगा रहा है, अपना भी चक्कर बहुत धीमी गति से लगा रहा है। हालांकि उसके 27 उपग्रह हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसको सबसे आलसी ग्रह माना जाता है। ग्रहों की संख्या के आधार पर देखिए, अगर सबसे पहले तो दूरी के आधार पर वो सब व्यवस्थित हो गए, दूरी के बाद आकार के अनुसार, तो सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सीधे सीधे रख देते हैं लगातार। ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से आकार के अनुसार तो ये व्यवस्थित हो गए बाहर वाले। जब अपन अंदर की तरफ आते हैं कि एक एस्टेरॉयड बेल्ट हो गई, ये एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर जब आएंगे, इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के बाद शुक्र हो गया। मैंने बताया पृथ्वी और शुक्र लगभग बराबर है, लेकिन शुक्र थोड़ा सा छोटा है, तो पहले स्थान पे पृथ्वी होगी, दूसरे स्थान पे शुक्र होगा। और बुध जो है तो सबसे छोटा है, जब सबसे छोटा है तो तीसरे स्थान पे मंगल होगा। तो ये पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, इस तरह से ये व्यवस्थित हो गए कि यहाँ से चले, पृथ्वी से शुक्र, मंगल, बुध, ये आधा साइकिल बना दिया हमने। तो इस तरह से ये हो गए। सबसे पहले ये चारों हो गए, फिर उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये आकार के अनुसार घटते क्रम में लगातार हो गए। इसके बाद क्या है, जब आकार के आधार पे हो गए, डेंसिटी पे अगर देखेंगे तो डेंसिटी पे इनकी सबसे ज़्यादा होती है, फिर इनकी कम होती है डेंसिटी।
लेकिन टोटल द्रव्यमान में जब देखेंगे तो टोटल द्रव्यमान में उसी हिसाब से होगा जो इधर से था, क्योंकि ये ठीक है डेंसिटी कम है लेकिन इनका साइज बहुत बड़ा है। साइज बड़े होने की वजह से इनसे ज़्यादा वेट उनका हो जाता है। तो ये उनकी व्यवस्था थी। फिर उपग्रहों का क्रम देखेंगे तो बुध में 0 उपग्रह होते हैं, शुक्र में 0 उपग्रह होते हैं, पृथ्वी का 1 है, मंगल का 2 है, बृहस्पति का 67, इसका 62 की अब तक खोज हो चुकी है, इसमें 27 होते हैं, इसमें 13 होते हैं। तो इस तरह से ही उपग्रहों का क्रम है। तो ये बेसिक फैक्ट हैं, बस इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं थी, बस इतना ही था। अब इसके बाद अपन देखते हैं इनकी व्यवस्था। इसमें कुछ डिफिनेशंस हैं, सुपर मून, फिर ब्लू मून। अब सुपर मून को थोड़ा सा समझ लिया जाए कि कोई भी ग्रह अपने तारे के चारों ओर जब परिक्रमा लगाता है तो इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है, मतलब दीर्घवृत्तीय कक्षा में। वो दीर्घवृत्तीय कक्षा होती क्या है? इलिप्स जैसा रास्ता होगा। इलिप्स में एक ये से होता है, यहाँ पे 2 फोकस होते हैं। एक्चुअली फोकस का मतलब ये है, इलिप्स की जो प्रॉपर्टी है, एक पिंड यहाँ पे है तो यहाँ से एक रस्सी डाल करके इसमें डालो और एक रस्सी यहाँ फंसा दो, ये 2 फोकस हो गए। जब ये 2 फोकस हो गए तो इसका ए लंबाई दे दो, इसका बी लंबाई दे दो, तो ए प्लस बी बराबर कांस्टेंट। मतलब एक ये लंबाई और ये लंबाई हमेशा निश्चित रहेगी, दोनों को मिला दिया जाए तो ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो 2 जगह कील गाड़ के एक लंबी सी रस्सी बांध लो, उसमें जो थोड़ा सा ढीली हो उस रस्सी को इस तरह फंसा के घुमा दो, इलिप्स बन जाएगा। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, ग्रह यहाँ पे होगा, तो ये लंबाई प्लस ये लंबाई, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो वो भी उतना ही होगा जितना इसको जोड़ने पे हुआ था। तो इस तरह से इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है। अब मान लीजिए ये तो ग्रह और तारों की बात थी, वही सेम फार्मूला लगता है एक तारे और उपग्रह के बीच में। तो मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा चंद्रमा, तो चंद्रमा जब चक्कर लगा रहा तो घूमते घूमते कभी यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा तो ये मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। जब मिनिमम डिस्टेंस में होगा तो वैसे तो 3,84,000 किलोमीटर एवरेज दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, जो कि यहाँ पे कहीं पे होगी। तो जब ये मिनिमम डिस्टेंस पे होगा उस समय अगर पूर्णमासी होती है, जबकि वो पूरा दिखाई दे, जब पूर्णमासी होगी तब ये 14% ज़्यादा आकार में होगा। मतलब जो एक्चुअल उसका साइज है, जो एवरेज दिखाई देता है, उससे 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, लेकिन 20% ज़्यादा चमकीला होगा। उस स्थिति को, चंद्रमा की उस स्थिति को सुपर मून बोला जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, पूर्णमासी होती है, 14% ज़्यादा चमकीला हो, 14% ज़्यादा साइज में बड़ा दिखाई देता है, 20% ज़्यादा चमकीला होता है। ठीक वैसा ही एक कंडीशन होती है ब्लू मून। जो ब्लू मून होती है उसमें कलर से कोई लेना देना नहीं होता। जब एक कैलेंडर मास में, मतलब जैसे जनवरी हो गया, 1 तारीख से लेकर के 31 जनवरी तक की कहानी है। माना कि 2 तारीख को, 2 जनवरी को या 1 जनवरी को पूर्णमासी पड़ी, वहां पे जाकर के 30 तारीख को या 31 तारीख को पूर्णमासी पड़ी। तो कैलेंडर के एक ही महीने में जब 2 पूर्णमासियां पड़ती हैं तो जो दूसरी पूर्णमासी का चंद्रमा होता है उसको ब्लू मून बोला जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। एक कैलेंडर महीने में जब 2 पूर्णमासियां होती हैं तो दूसरी पूर्णमासी के चंद्रमा को ब्लू मून बोला जाता है। तीसरा कंसेप्ट है रेड मून।
या ब्लड मून। जब 4 बार लगातार पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण जो हो वो 4 बार लगातार पूर्ण हो, मतलब पूरी तरह से चंद्रमा जब ढक जाए, इस तरह के लगातार जब 4 चंद्र ग्रहण होते हैं तो चौथा चंद्र ग्रहण जो होगा उसके चंद्रमा को ब्लड मून बोला जाता है। इस तरह से ये 3 अलग अलग कंसेप्ट हुए। कंसेप्ट कुछ नहीं, बस डिफिनेशंस थी। ये डिफिनेशन के बाद 31 जनवरी 2018 ये एक ऐसी डेट थी जब ये घटना भी हुई, ये घटना भी हुई और ये घटना भी हुई। तीनों घटनाएं एक साथ हुई, इसलिए सुपर ब्लू ब्लड मून बोला गया था। 31 जनवरी 2018 को सुपर ब्लू ब्लड मून बोला गया। अब क्या है, कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो 2 तरह से भेजे जाते हैं। ये तो उपग्रह हो गए थे। अब उसके बाद अगर देखिए धूम्रकेतु को जैसे मैंने बताया था कि वो कहीं भी चक्कर लगाते रहते हैं, तो सूर्य से लेकर के नेपच्यून तक कहीं भी वो घूमते रहते हैं। कुछ निश्चित टाइम पीरियड के बाद वो वापस घूम के आ जाते हैं, कुछ लंबे समय के होते हैं। अब जब धूम्रकेतु जो होता है तो उसका आकार जो होता है इस तरह का होता है। इसको सूर्य का अगला हिस्सा जो होता है, ये एक्चुअल हिस्सा जो है ये सॉलिड होता है। इसको कोमा बोलते हैं। बाहरी जो पूंछ होती है, जो पूंछ होगी वो लाखों किलोमीटर लंबी होती है, लेकिन इसने जा कर के यूरेनस और नेपच्यून के आगे से चक्कर लगाया था, इसलिए इसके ऊपर बर्फ जमा होगी। ये कुछ समय पहले सूर्य के पास से भी गुजरा था, तो इसमें राख भी जमा होगी। तो ये दोनों को जब ये गर्म होंगे, जब अगली बार सूर्य के सामने से गुजरेगा, तो ये जो बर्फ होगी तो ये वेपोराइज हो जाएगी, तो ये वाष्प होगी। राख की वजह से धूल कण होंगे। तो वाष्प और धूल कण से मिलकर के जो बनी होती है वो लंबी सी पूंछ जो रहती है, वाष्प और धूल कण के अलावा कुछ भी नहीं होता उसमें, और ये जो होता है सॉलिड मटेरियल होता है। अब ये धूम्रकेतु तो चक्कर लगा रहा है, ठीक ऐसे ही कोई पदार्थ, मतलब ऐसा ही कोई पिंड जो कहीं से घूम करके पृथ्वी की तरफ आ रहा है। जब पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो पृथ्वी का जो वायुमंडल होगा उसमें आने पे घर्षण होगा, तो जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाएगा। टेम्परेचर जब हाई हो जाएगा तो या तो ये जल करके रास्ते में ख़त्म हो जाएगा या तो पृथ्वी पे आके गिरेगा। जब ये रास्ते पे जल करके ख़त्म हो जाएगा उस परिस्थिति में इसको उल्कास्म बोला जाएगा। अगर ये आकर के इसका टुकड़ा पृथ्वी पे गिरता है तो इसको उल्का पिंड बोला जाता है। तो इस तरह से उल्का पिंड, धूम्रकेतु, क्षुद्र ग्रह, सौरमंडल, इन सब के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब बचे हैं कृत्रिम उपग्रह। बस 2 मिनट का सवाल है, कृत्रिम उपग्रह के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद सभा विस्थापित करते हैं, विसर्जित करते हैं। तो हुआ ये कि जो कृत्रिम उपग्रह हैं उनको 2 तरह से भेजा जाता है। या तो वो पोलर सैटेलाइट होंगे या तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होंगे। तो जो पोलर सैटेलाइट होते हैं वो सौर स्थिर कक्षा में रहते हैं, मतलब वो पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में लगा देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर को दोपहर सुबह 9 से 10 AM के आसपास क्रॉस करते हैं। दूसरी तरफ 9 से 10 PM की तरफ से क्रॉस करते हैं दूसरी तरफ। तो इस तरह से सूर्य का चक्कर, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये इक्वेटर को बार बार क्रॉस करते हैं, मतलब 24 घंटे में 2 बार इक्वेटर को क्रॉस कर देते हैं।
तो इस तरह से 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाए। ये कौन से होते हैं? सौर स्थिर कक्षा वाले, इनको PSLV से छोड़ा जाता है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, जो कि 600 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थित होते हैं। ये जो एक एरिया कवर करते हैं एक बार के फोकस पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो फोकस पड़ा, तो ये एरिया जो पूरा होता है इसकी चौड़ाई को स्वाथ बोला जाता है। एक स्वाथ बराबर 10 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक होता है। तो जो PSLV के सैटेलाइट होगी, जो पोलर सैटेलाइट होगी, वो पृथ्वी का जो एरिया कवर करते हैं उसको स्वाथ बोलते हैं। ठीक इसके अपोजिट जो दूसरे होते हैं जियो स्टेशनरी, वो पृथ्वी के ठीक सामने स्थिर हो जाते हैं जाकर के यहाँ पे, जैसे पृथ्वी घूमती है तो वो भी घूमते रहते हैं, तो ये कवर करते हैं इसको। इस तरह से जब एक जगह स्थिर हो जाता है तो ये उपग्रह जो होते हैं जियो स्टेशनरी, पृथ्वी की एक ही जगह को फोकस करते हैं। तो इस तरह के अगर जियो स्टेशनरी के 3 हो जाए, 3 GSLV वाले अगर सैटेलाइट हो जाए, तो वो 3 GSLV के सैटेलाइट जो हैं तो वो पूरी पृथ्वी को एक बार में कवर कर सकते हैं। ये इनमें क्वालिटी होती है। और GSLV, ये जो सैटेलाइट होते हैं जियो स्टेशनरी, इनको GSLV से छोड़ा जाता है और ये 36,000 किलोमीटर पे स्थित होते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं था बताने के लिए, बस इतना सा है। इसके बाद ब्रह्मांड का टॉपिक कंप्लीट होता है। जो छोटे मोटे बेसिक कंसेप्ट और कहीं से आपको पढ़ने को मिले तो आँख कान हमेशा खुले रखें, यही सफलता का सबसे बड़ा साधन है। दोस्तों धन्यवाद। ब्रह्मांड का टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।